राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करूंगा। वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। देखिए यात्रा में तो हम लोग समय समय पे आते रहेंगे, प्रयास करेंगे हर राज्य में कम से कम एक बार तो जाएं। पर यात्रा का मैं कह सकता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे कंट्री के अंदर है कि यात्रा लगाने लग गए लोग अपने जिलों के अंदर के राज्यों के अंदर, और महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। फिर जो राहुल गांधी जी की यात्रा का जो इसके अलावा भी जो एक प्यार मोहब्बत आपसी विश्वास सद्भावना का माहौल देश में बना रहे, सब जातियों सब धर्म के बीच में, सब वर्गों के बीच में, ये भी एक थीम है। देखिए बहुत बड़ी थीम है जिसकी देश को जरूरत है। आज आप ध्रुवीकरण करके कब तक देश को चला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत ही राहुल जी का जो फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है, और जिस रूप में जो लोग वेलकम कर रहे हैं केरला के अंदर, फिर पहले तमिलनाडु वाले लोगों ने, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं समझता हूँ कि पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से लोग स्वतः स्फूर्त होकर के आगे आ रहे हैं और जो सम्मान दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ बेमिसाल है। वहीं सीएम अशोक गहलोत के इस बड़े ऐलान के बाद कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि ये राजस्थान के लिए गर्व की बात है। देखिए, धन्यवाद है अशोक गहलोत जी के माता पिता को जिन्होंने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिनका आज पूरे देश में नाम हो रहा है। भूल गए देश के प्रधानमंत्री का नाम लोग, आज हर व्यक्ति की जबान पर अशोक गहलोत का नाम आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम जो आला कमान ने फॉर्म भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, वैसे मुख्यमंत्री जी ने संकेत दे दिए थे विधायक दल की मीटिंग में भी, और उस वक्त भी ये कह दिया था कि आला कमान का जो आदेश होगा मेरे लिए सर्वोपरि है। आला कमान का आदेश सर्वोपरि है, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था। अब जो फैसला हुआ है, आला कमान ने जो फैसला ले लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कह दिया, उसके बाद कुछ बाकी रहा नहीं है। उन्होंने खुद ने ये कह दिया कि एक पद का सिद्धांत राहुल गांधी जी ने कहा, उसके बाद गहलोत साहब ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि फॉर्म भरने की बात भी उन्होंने कही कि वो कितनी तारीख को फॉर्म भरेंगे। जब गहलोत साहब फॉर्म भरेंगे तो राजस्थान से तमाम विधायक, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता हैं, तो उनके समर्थन में वहाँ जाएंगे फॉर्म भराने के लिए। तो ये तो राजस्थान के लिए बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इतना भरोसा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस इतना प्यार दे रही है, आला कमान सम्मान दे रहा है कि वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। और आज सीएम अशोक गहलोत शिरडी साईं बाबा के दर पर भी पहुंचे। यहां उन्होंने साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए। साईं बाबा के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा का आशीर्वाद ले लिया है और अब आगे का रास्ता खुल गया है। यहाँ आए तो दुआ क्या मांगेंगे, देश की प्राणी मात्र मानव मात्र कल्याण हो, सभी देशवासी सुख से, शांति से, प्रेम से, भाईचारे से, मोहब्बत से रहे, आपस में तनाव नहीं हो, हिंसा नहीं हो। और राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, उनका मकसद भी यही है। और साथ में जो बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, वो बड़े कारण हैं। तो सब परेशानियों से जनता को छुटकारा मिले, यही तो प्रार्थना कर सकते हैं। अध्यक्ष पहला नाम का आ रहा है तो नामांकन भरने का समय नजदीक आ रहा है। आपने साईं बाबा के दर्शन लिए, आगे का सब मार्ग बाबा का दर्शन करके जा रहे हैं, तो उसके बाद में जाके सबसे बात करके तय कर लेंगे। दर्शन कर लिए, आशीर्वाद ले लिया, अब आगे का रास्ता खुल गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। वहीं सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर भी अब अटकलें तेज हो गई हैं। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि अगला सीएम कौन होगा, इस बारे में केवल 4 लोगों को ही पता है।
चांदना ने कहा कि इस बारे में फैसला पार्टी आला कमान लेगा, जो भी फैसला होगा वो सर्व स्वीकार्य हो। अब एक बात बताओ, कोई भी बन जाएगा, आला कमान बना के भेजेगा तो कोई क्या बिगाड़ लेगा? कोई बदल सकता है क्या? तो बन जाए, वैसे ही राजस्थान चलने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जो भी होंगे ये आला कमान तय करेंगे। ये नीचे के किसी को इसके ऊपर राय मशवरा या पूछा नहीं जाएगा। और जहाँ तक कि ये खबरें पिछले दिनों से लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि नॉमिनेशन और इलेक्शन 1 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के सामने सब कुछ हो जाएगा। अब उस 1 महीने का आप लोग इंतज़ार करें। 2 दिन पहले खबर चल जाएगी, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। वो तो जो होना है वो तय है, और वो तय है वो 4 ही लोगों को पता है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं। और सुजानगढ़ में अगले सीएम को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। हालांकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात पर सभी लोग एकमत हैं। पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने कहा कि गहलोत को राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहिए। आज देश को उनकी जरूरत भी है। वहीं उनकी अनुपस्थिति में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के काबिल अगर कोई व्यक्ति है तो वो सचिन पायलट हैं। सचिन के सीएम बनने से कांग्रेस और मजबूत होगी। दूसरी ओर जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार मेघवाल ने कहा कि गहलोत को राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के साथ साथ राजस्थान के सीएम पद पर भी बने रहना चाहिए, ताकि राजस्थान में उनकी कमी ना खले। सीएम का ये लोभ क्यों कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा, जब निष्ठा है पार्टी में, त्याग है, बलिदान है, ये परिभाषा ही देते हैं। तो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने एक मुख्यमंत्री का पद है वो बहुत तुच्छ होता है, इसलिए उनको पद त्याग करना चाहिए और ऊर्जावान जो सचिन पायलट है उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए ताकि सरकार रिपीट हो सके। सचिन पायलट ही एक राजस्थान में ऐसा चेहरा है जो दोबारा कांग्रेस की सरकार ला सकता है। बाकी किसी लीडर में दम नहीं है, ये कहते हुए कोई अतिशक्ति नहीं है। पायलट जहाँ भी जाते हैं बड़ा एक जनाधार उनके साथ आ जाता है, चाहे वो किसी भी इलाके में जाए। 36 बिरादरी के वो लीडर है। अच्छी बात है अगर अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। तो रही बात मुख्यमंत्री की, तो अशोक तो बढ़ते आगे और रुक कर लेते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। जयपुर लूटकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मंगलम सिटी में डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि खो-खो का नेशनल प्लेयर संजय मीना भी अरेस्ट हुआ है। पुलिस ने बाइक और कार भी इन लोगों से जब्त की है। पुलिस थाना करधनी इलाके में ये पूरी बता दें कि घटना हुई थी। पुलिस उपायुक्त पश्चिम वंदिता राणा की ये बड़ी कार्रवाई। जयपुर लूटकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मंगलम सिटी में डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 6 बदमाशों को इस पूरे लूटकांड के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 6 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। खो-खो का नेशनल प्लेयर, इनमें से एक बदमाश खो-खो का नेशनल प्लेयर है संजय मीना, वो भी अरेस्ट है। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने बाइक और कार भी जब्त की है। पुलिस थाना करधनी इलाके में ये पूरी घटना हुई थी। पुलिस उपायुक्त पश्चिम वंदिता राणा की ये बड़ी कार्रवाई। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, लूटकांड में बड़ा खुलासा। मंगलम सिटी में डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी कार्रवाई, पुलिस उपायुक्त वंदिता राणा की ये बड़ी कार्रवाई। जयपुर लूटकांड में बड़ा खुलासा। मंगलम सिटी में डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 6 बदमाशों को बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में? हमारे सहयोगी विष्णु से हमारा संपर्क हो नहीं पाया है, तो बता दें कि बड़ी खबर, जयपुर लूटकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए बढ़ते आगे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल इलाके में हैं। वो पूर्णिया में जनभावना सभा को संबोधित कर रहे हैं। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, नीतीश लालू पर भी उन्होंने निशाने साधे और कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है।
वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए, आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, इतने दूर दूर से जो भीड़ आई है, ये लालू नीतीश की सरकार के लिए चेतावनी का सिग्नल है। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 सितंबर से अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर तमिलनाडु में हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मदुरई की है, जहां जेपी नड्डा ने पिल्लार पट्टी विनायक मंदिर वो वहां गए और वहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके साथ ही एक दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो तमिलनाडु के शिवगंगा की है, जहां जेपी नड्डा ने भाजपा मंडल अध्यक्ष के आवास पर भोजन किया। ये 2 तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आपको दिखा रहे हैं। 22 सितंबर से जेपी नड्डा बता दें कि तमिलनाडु में हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 सितंबर से अपने 2 दिवसीय यात्रा पर तमिलनाडु में हैं। बता दें कि यहां मदुरई में जेपी नड्डा ने पिल्लार पट्टी विनायक मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहीं तमिलनाडु के शिवगंगा में और ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये तमिलनाडु की तस्वीरें हैं। तमिलनाडु के शिवगंगा में जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मंडल अध्यक्ष के आवास पर भोजन किया। यहां उन्होंने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भोजन किया। पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी इस दौरान जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहे। एनआईए की छापेमारी के विरोध में केरल में पीएफआई ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई के इस कदम की निंदा की है। हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि कोई भी बिना इजाजत के बंद नहीं बुला सकता है। कल एनआईए ने 15 राज्यों में पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी और 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे। पीएफआई पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। हत्या के कई मामलों और अशांति फैलाने की घटनाओं में पीएफआई से जुड़े लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पीएफआई मामलों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से जांच तेज कर दी है। और टेरर फंडिंग के मामले में पीएफआई के दफ्तरों पर चली एनआईए की मैराथन छापेमारी के विरोध में आज दक्षिण भारतीय राज्यों में पीएफआई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। केरल में पीएफआई ने 1 दिन के बंदी का ऐलान किया है, जिसका असर पूरे राज्य में अब देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान केरल के कई जिलों से हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। तमिलनाडु में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं कई जगहों पर पीएफआई कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी है। ये 3 तस्वीरें एनआईए की मैराथन छापेमारी के विरोध में दक्षिण भारतीय राज्यों में पीएफआई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। केरल के बता दें कोच्चि में पीएफआई ने एनआईए की छापेमारी के खिलाफ बंद का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने अलुवा के पास एक केएसआरटीसी बस के साथ तोड़फोड़ की है।
और 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 93 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के बाद शुक्रवार को पीएफआई ने केरल बंद बुलाया है। एनआईए रेड का विरोध कर रहे संगठन के कार्यकर्ता हिंसक हो उठे हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। और एनआईए की छापेमारी का विरोध पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला है। दिल्ली और एनसीआर में लगातार बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम, दिल्ली और नोएडा की हैं, जहां साफ देखा जा सकता है कि बारिश से सड़कों पर पानी भर चुका है। ये 3 तस्वीरें हैं गुरुग्राम, दिल्ली और नोएडा की। बता दें कि बारिश के कारण गुरुग्राम में हालात काफी खराब हो गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है तो शहर की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। बारिश की वजह से जल जमाव का असर दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी दिख रहा है। और पिछले 2 दिनों से अचानक से दिल्ली में हुई बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने बताया कि ऐसा कभी कभी होता है। अगले 36 घंटों में देश के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वैसे मेरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में पेट्रोलिंग की ड्यूटी है। तो आप देख ही रहो काफ़ी टाइम से, कितने दिनों से बारिश हो रही है, जिसमें हमारे को बाइक चलाने में भी दिक्कत होती है। और इस रोड पे ज़्यादातर बारिश की वजह से पानी भर जाता है तो जाम लग जाता है, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है काफ़ी हमारे को। बारिशों से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और यहाँ के पानी भरा रहता है, ये जल्दी से पानी को निकालते भी नहीं है। वहीं बारिश के चलते नोएडा में भी अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि बारिश के चलते आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिले में 2 दिन से बता दें कि भारी बारिश हो रही है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी और हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड के मामले सामने आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रही है। ये 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के शिमला की ये तस्वीरें हैं। तो उत्तरकाशी में भटवाड़ी से आगे हेलगुगाड़ के पास लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 24 घंटों से बंद है, जिसके कारण गंगोत्री धाम की ओर करीब 2000 यात्री फंसे हुए हैं। बीआरओ और जिला प्रशासन की टीम मार्ग खोलने में जुटी है। हालांकि हाईवे के अभी खुलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मौके पर ड्रोन से एडीएम उत्तरकाशी ने निरीक्षण किया। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। साथ ही होटल व्यवसायियों से अपील की है कि यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए कम दाम में भोजन और रहने की व्यवस्था कराई जाए। शिमला के रामनगर में सुबह 3 बजे नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया। इस लैंडस्लाइड की वजह से बाईपास रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं लैंडस्लाइड के नीचे सड़क किनारे खड़ी 2 से 3 गाड़ियों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। बढ़ते आगे और उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगाकर सदन से वॉक आउट कर दिया। विधानसभा में काफी देर तक हंगामा करने के बाद अखिलेश यादव विधायकों के साथ सदन से बाहर निकल आए। इसके बाद पैदल ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक मार्च करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से प्रश्नों का उत्तर न मिलने पर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा से वॉकआउट किया है। विधानसभा से समाजवादी पार्टी के वॉकआउट के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी के सभी विधायक सड़क पर उतरे हैं। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है।
और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहे। वो जहाँ बीमार हैं, कोविड में उनके साथ जो इलाज हुआ, लगातार तकलीफ परेशानी में रहे, जेल में रहना पड़ गया उनको। इसलिए हमारा निवेदन था कि सरकार से कहें अपने गवर्नर कि सरकार अन्याय उनके साथ न करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण सम्मेलन में आज सभी राज्यों के वन मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में कुल 6 सेशन होंगे, जिसमें वन्य क्षेत्र को बढ़ाने, डिग्रेडेशन, वन्य जीव संरक्षण समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के वन मंत्री भी शामिल हुए। पर्यावरण, भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। बीते वर्षों में लायंस, शेरों, बाघों, हाथियों, एक सींग के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जैसे अभी भूपेंद्र भाई बता रहे थे, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्साह लौटा है। हर भारतवासी के रगों में, संस्कारों में जीव मात्र के प्रति दया और प्रकृति